हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, रोज़ाना आपको 10 बजे संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है। तो फ्रेंड्स, जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो, जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि संस्कृत का आखिरकार पेपर जो किस तरीके से आते हैं, कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, मैंने स्टार्ट कर दिए आपके मॉडल पेपर। इससे पहले मैंने 15 करा दिए हैं। कितने करा दिए हैं? 15। और दोस्तों, ये चल रहा है आपका षष्टदश, यानी कि 16वां चल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले जो करा दिए हैं उनकी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट से आप सभी को देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो जितना हुआ करे आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। और दोस्तों, इसमें कोई भी आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, फ्री में क्लास दी जा रही है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं अच्छे नंबर लेकर के आएँ। जिन्हें संस्कृत से डर लगता है तो दोस्तों फटाफट से अपने आदर्श कैरियर क्लासेस को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें। तो देख लेते हैं दोस्तों कि आज के जो आपका मॉडल पेपर है उसमें किस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके संस्कृत के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, ये है आपका क्रीडनकम। क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय क्या है, यानी कि इसका आशय पूछ रहा है। तो दोस्तों बताइए, खेल है, खेलना है, या खेल का मैदान है, या खिलौना है? बताइए। तो मैं आपको बता देती हूँ जब तक आप इसका आंसर बताना। तो कि क्रीडनकम जो है ये फ्रेंड्स आपके क्रीड धातु से बना है। किससे बना है? क्रीड धातु से बना हुआ है ये। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेना। और फ्रेंड्स, इसमें जो है क्रीडन का अर्थ है, जो ये क्रीडन है, क्रीडन का मतलब ये जो है क्रीडन, क्रीडन माने होता है दोस्तों खेल। क्रीडन माने क्या होता है? खेल होता है। और फ्रेंड्स, क्रीडन का मतलब क्रीडन क्षेत्रम का अर्थ होता है खेल का मैदान। अगर हो जाए क्रीडन क्षेत्रम, जैसे ये वाला शब्द आ जाता है क्रीडन क्षेत्रम, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा खेल का मैदान। तो आप आंसर बताइए, क्रीडनकम माने क्या है? तो क्रीडनकम माने होता है दोस्तों आपका खिलौना। क्या होता है? खिलौना, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रीडनकम जो है क्रीड धातु से बना हुआ है। किससे बना है? क्रीड धातु। और इसका अर्थ क्या है? क्रीडनकम माने खिलौना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आश्रमे वटास्त्वस्त निम्बाशोका आम्रलकम वृक्षः आसन। वाक्य में उल्लिखित वृक्षों को संख्या है, वृक्षों की संख्या। यानी कि दोस्तों इस संस्कृत में आपके वृक्षों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें पूछा है कि इनमें जो इतने भी वृक्ष हैं उनकी संख्या कितनी है? 4 है, 5 है, 6 है, या 7 है? तो देखिए आश्रम में कितने वृक्ष हैं ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया वट। वट माने क्या होता है दोस्तों? बरगद। लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, वट माने बरगद। अगला दिया गया है आपका अस्वस्थ। क्या दिया गया है? अस्वस्थ माने होता है, ये जो दिया गया है ये लिखा हुआ है अस्वस्थ। अस्वस्थ माने होता है आपका पीपल। क्या होता है? पीपल। अगला दिया गया है आपका निम्ब, और निम्ब माने होता है नींबू। निम्ब माने नींबू। ठीक है, और अगला दिया गया है आपका अशोक। तो अशोक एक वृक्ष का नाम है। ठीक है, जिसमें पवित्रता होती है। तो अशोक एक वृक्ष का नाम हो गया। अगला दिया गया आम्र। तो आम्र माने क्या है? आपको पता ही है क्या है। आम्र माने आम, जो फलों का राजा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट दिया गया है आपका अम्लक। अम्लक, तो अम्लक माने क्या है? आंवला। क्या है दोस्तों? आंवला। ठीक है, नहीं पढ़े हो तो आप इन्हें नोट कर लेना। तो अब बताइए वृक्षों की संख्या कितनी हुई? दोबारा से लिख देती हूँ। वट, ठीक है, वट माने हो गया बरगद, पीपल, नींबू, अशोक एक वृक्ष है, अशोक भी। ठीक है, और अगला है आपका जो है आम, और नेक्स्ट है आपका आंवला। तो कितना हो गया बताइए? ये दोस्तों आपके हो गए 6। कितने हो गए? 6। तो 62 का आंसर जाता है सी की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विजातीय पद का चयन कीजिए। विजातीय, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप आंसर बता देना। लूता, एला, लवणगम, मधुरिका। तो अब बात करते हैं कि विजातीय का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों विजातीय शब्द जो है इसका अर्थ होता है अलग पहचान से होता है। विजातीय का मतलब एक अलग पहचान होती है, इसकी क्या है? अलग पहचान होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे? विजातीय।
जिससे अलग पहचान हो उसे बोलेंगे हम विजातीय। तो अब बताइए इसमें देखिए आपका जो है ये जो दिया गया है तो विजातीय पद कौन सा है, तो आंसर दोस्तों आपके लूता की ओर जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है और यही आपका विजातीय है। अब बात करते हैं कि लूता का मतलब क्या है, तो लूता माने होता है दोस्तों मकड़ी। क्या होता है, लूता का मतलब होता है मकड़ी। और आपका लवड़कम जो होता है, लवड़कम का मतलब होता है दोस्तों आपका लौंग। क्या होता है, लौंग होता है लवड़कम। और आपका हुआ एला, एला माने होता है फ्रेंड्स आपका इलायची। क्या होता है, इलायची होता है एला माने। और अगला चलता है आपका जो है मधुरिका, मधुरिका एक शीत पदार्थ होता है। ये क्या होता है, एक शीत पदार्थ होता है, ठीक है। तो आपका ये अलग कौन सा है, आपका देखिए इलायची, शीत पदार्थ और लौंग ये सभी एक है। और विजातीय यानी अलग शब्द कौन सा हुआ आपका लूता, यानी कि ऑप्शन जाता है आपकी ए की ओर, ठीक है। अगला है चतुस्त्रिंशत संख्या है, तो बताइए 304 है या 430 है या 43 है या 34 है, कौन सी है बताइए, आंसर करके बताना। जब तक मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे इसमें दिया गया है 304, तो 304 को क्या कहते हैं, तो 304 को बोलते हैं दोस्तों कोचतुर्धिकम। 304 को क्या बोलेंगे, लिख लेना कोचतुर्धिकम, ठीक है, कोचतुर्धिकम त्रिशतम, त्रिशतम इसे बोलते हैं 304, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है इसमें जो है कि जो आपका अगला दिया गया है कि 4030, तो 430 को क्या बोलेंगे, 430 को इसको बोलेंगे त्रिशदिकम चतुरस्त्रम, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपका इसमें पूछा है चतुस्त्रिंशत माने क्या है बताइए, तो चतुर्थ माने होता है 4, ठीक है, और त्रिंशत माने होता है 30। तो आंसर क्या जाएगा बताइए, आंसर जाएगा आपका डी के लिए, ठीक है, यानी कि 34 होता है। अगला है आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं, आभ्यंतर जो प्रयत्न होते हैं उनके प्रकार बताइए, 5, 2, 4, 3। तो देखिए दोस्तों जो आभ्यंतर होते हैं इनके कुछ प्रयत्न होते हैं, ये प्रयत्न सबसे पहले पूछा है आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार, तो ये फ्रेंड्स आपके कितने होते हैं बताइए, 5 होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता कि प्रयत्न कितने होते हैं, अगर आभ्यंतर नहीं होता ओनली प्रयत्न होते, तो प्रयत्न आपके 2 प्रकार के होते हैं प्रयत्न, ठीक है, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। इसमें जो है आपके प्रयत्न 2 प्रकार के होंगे, बाह्य और आभ्यंतर। इसमें पूछा आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो आपके 5 प्रकार के हो गए, ऑप्शन जाता है आपके एक की ओर। अगला है देखिए दोस्तों, रोजाना आपको संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है 4 डेली क्लासेज। तो दोस्तों जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को बजा देना, जिससे फ्रेंड्स आपके जो है नोटिफिकेशन आ जाए करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपेंद्र पद का संधि विच्छेद क्या होगा, उपेंद्र। तो देखिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक मात्रा आ जाए, चाहे आपकी ए की चाहे ओ की एक मात्रा आ जाए, तो कौन सी संधि होगी बताइए। इसमें पूछा है संधि विच्छेद पूछा है, तो दोस्तों बताइए फटाफट से, उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, उपा प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, कौन सा जाएगा। तो दोस्तों 66 का आपका उप प्लस इंद्र, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शकार का शकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है, तो क्या परिवर्तन होता है, तो आंसर जाता है दोस्तों आपके सकार का शकार हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व, भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा, तो इसका विग्रह होगा आपका पूर्व भूत, पूर्व भूत, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, हरे रोचते भक्ति ही, हरे रोचते भक्ति ही वाक्य में हरे पद में विभक्ति कौन सी है, सबको पता होगा बताइए, तृतीया पंचमी चतुर्थी सप्तमी और या चतुर्थी या सप्तमी कौन सी दी गई है। दोस्तों आपके इससे पहले मैंने 15 करा दिए हैं, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन कई एक बार आ चुका है, तो बताइए कौन सी विभक्ति जाएगी इसमें, तो इसमें दोस्तों आपकी सी विभक्ति जाएगी। हिंदी अर्थ होगा इसका, हरे रोचते भक्ति, हरि की भक्ति अच्छी लगती है, ठीक है, हरि की भक्ति अच्छी लगती है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग रोचते के लिए किया जाता है। अगला है, परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है बताइए, प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीया या पंचमी कौन सी होती है बताइए, फटाफट से बताइए। तो दोस्तों आंसर जाएगा प्रथमा, क्योंकि इसमें ये सूत्र दिया गया है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा,
तो इसमें आ गई आपकी प्रथमा विभक्ति। देखिए फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है, इसलिए जोश में रहिए, होश में रहिए और अपनी अच्छी तरीके की बेहतरीन तैयारी कीजिए। डेली आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए। सामाजिक विज्ञान का भी कराती हूँ, एसएसटी का भी, आपका साइकोलॉजी का भी दोस्तों। संस्कृत की तो कंटिन्यूस क्लास दी जा रही है रोजाना, तो आप लोग लाइव आया करो जितना हुआ करे, और अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें कौन सी विभक्ति जाएगी आपकी? प्रथमा। अगला है व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। बताइए, इसकी हिंदी होगी व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है, तो क्या जाएगा आंसर दोस्तों? आंसर जाएगा आपका बी की ओर, करण कारक। अगला है नव पलाश पलाशवनम में अलंकार है, तो कौन सा है? श्लेष, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, कौन सा है बताइए? नव पलाश पलाशवनम में इसमें फ्रेंड्स आपका अलंकार जाता है यमक अलंकार की ओर। कौन सा है? यमक अलंकार। अगला है तस्मई पद का विभक्ति एवं वचन क्या है? तस्मई का सबको पता होगा फ्रेंड्स, कई एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी। चतुर्थी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन या आपका सप्तमी बहुवचन, कौन सा होगा बताइए? तो 73 का ऑप्शन जाएगा दोस्तों, चतुर्थी एक वचन, ठीक है। अगला है अकतम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? द्विकर्मक धातुएं 16, 14, 13, 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आपका जाएगा 16, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम वाक्य में अव्यय पद होगा। कौन सा पद इसमें होगा बताइए? तो इसमें दोस्तों आपका जो है अव्यय पूछा है, अव्यय बिल्कुल स्वतंत्र होता है, इसलिए इसमें आंसर जाएगा डी की ओर, संप्रति, इसलिए, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है जानी ही ज्ञा धातु रूप होता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, या लट प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए, लट लकार माने होता है आपका वर्तमान काल, लंग लकार इस माने होता है आपका वर्तमान काल, ठीक है। काल कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। लंग लकार मतलब होता है आपका भूतकाल, लोट लकार मतलब होता है आपका आज्ञावाचक काल, और आपका लट लकार मतलब होता है भविष्यत काल, ठीक है। तो अब इसमें पूछा क्या है आपके में, जानी ज्ञा धातु का रूप क्या होता है? तो क्या होता है जानी का होगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, लोट लकार मध्यम पुरुष। कौन सा होगा? लोट लकार मध्यम पुरुष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय क्या है? प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय की बात चल रही है, तो दोस्तों आपका जो है प्रत्यय होगी शत्रु प्रत्यय। और ज्ञा माने क्या है बताइए? ज्ञा माने, ज्ञा का अर्थ होता है दोस्तों जानना, ठीक है। ज्ञा का अर्थ क्या होता है? जानना। और इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं जानीताम जानन्तु, ठीक है। इस तरीके से इसके जानातु जानीताम जानन्तु, जानी ही जानीतम जानीत, जानानी जानान जानाम। तो इसका ज्ञा माने क्या हो गया? जानना। 77 का आंसर जाएगा आपका डी की ओर, ठीक है, यानी कि शत्रु, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मया रामः दृश्यते। वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? मया रामः दृश्यते, क्या वाक्य परिवर्तन होगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये आंसर बता देना है कि इसमें कौन सा होगा। अहम राम पश्यामि, अहम रामः पश्यामि, अहम राम दर्शयामि, मया रामम पश्यामि। तो सबसे पहले होता है आपका वाच्य। वाच्य कितने प्रकार का होता है? तो वाच्य दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्मवाच्य, सबसे पहले होता है आपका कर्तवाच्य, फिर आता है आपका कर्मवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य, फिर होता है आपका भाववाच्य। ये वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब इसमें आंसर बताइए फटाफट से, कौन सा जाएगा? तो इसमें दोस्तों आपका जाएगा अहम रामम पश्यामि, अहम रामम पश्यामि, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अहम रामम पश्यामि। अगला क्वेश्चन है आपका मैं मुख से बोलता हूँ। इसका देखिए आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। मैं का होता है अहम, ठीक है, इसका क्या होगा? अहम। मुख से,
तो मुख से की आपकी लगानी पड़ेगी, यानी कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो आप लगाएंगे अहम मुखेन, ठीक है, अहम मुखेन। और इसका उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या हो, आपका उत्तम पुरुष का पहला वो होगा, आपका वचन पहला वचन क्या होगा, वदामी, वदामी, अहम मुखेन वदामी। तो कौन सा आंसर जाएगा बताइए, इसका आंसर जाएगा डी की ओर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए संस्कृत शिक्षक काव्य, काव्य में क्या होता है, गा करके रस युक्त ये सब होता है। तो देखिए नहीं पूछा है, रसानुभूति कराना ये तो होता है, गति यति लय ये भी होता है, शब्द भंडार में वृद्धि करना, कविता के उदात्त भावों को विकास करना ये भी होता है। तो आंसर आपका जाएगा सी की ओर, यही नहीं होता है। बात उसने नहीं की पूछी है तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है। जो गद्य होता है तो गद्य में दोस्तों गायकारी नहीं होती है, सिर्फ एक अनुकरण किया जाता है, कथा की तरह पढ़ा जाता है। तो इसमें पूछा है कि विशेष महत्व नहीं है। तो देखिए अनुकरण वाचन का तो होता है, विचार विश्लेषण भी होता है, काठिन्य निवारण होता है, कठिनाइयों का निवारण होता है, लय युक्त, लय युक्त दोस्तों आपकी काव्य के अंतर्गत आ जाती है। तो आंसर कौन सा जाएगा आपका, डी की ओर जाएगा। लय युक्त जो बातें होती हैं वो काव्य के अंदर होती है, ठीक है, तो आंसर डी है। अगला है, श्लोक के एक एक पद, श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जान किस प्रणाली का उद्योतक है। यानी कि एक श्लोक है उसका हम अर्थ कर रहे हैं तो वो किस प्रणाली का होगा, व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली या गीत एवं नाट्य प्रणाली। तो देखिए दोस्तों हमें श्लोक का जब अर्थ करेंगे तो उसमें हमें व्याख्या करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, किसी भी श्लोक का संस्कृत में आप जो अर्थ कर रहे हैं बच्चे को बता रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्याख्या। तो आंसर उसका किस में जाएगा, आपका आंसर जाएगा दोस्तों आपके ए की ओर, ठीक है, तो यानी कि आपकी समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स आपका जो है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था काव्य, ठीक है, ये वाला जो है इसमें गद्य और काव्य की बात चल रही थी। तो आपके देखिए काव्य के शिक्षण के दो पहलू होते हैं, गद्य और पद्य, ठीक है। गद्य में दोस्तों अनुकरण वगैरह किया जाता है और पद्य में जो है हम लोग गा सकते हैं। जो पद्य होता है वो काव्य होता है, उसमें लय आपकी गाना कविताएं ये सब ही अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसमें ये जो आपका श्लोक के अंतर्गत क्या आता है, आपकी व्याख्या प्रणाली, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बनना चाहिए। यानी कि एक जो टीचर है वो संस्कृत भाषा में कहानी सुना रहे हैं बच्चों को तो क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। यानी कि किस चीज़ से बचना चाहिए, चित्र का मुखौटा के प्रयोग से, वार्तालाप से, हाव भाव से या पुस्तक के प्रयोग से, बताइए। देखिए दोस्तों आप नर्वस मत होइए, मेहनत कीजिए, कर्म करते रहिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए। देखिए दोस्तों ये कहानी सुनाते हैं तो चित्र या मुखौटा का प्रयोग करते हैं, वार्तालाप का भी करते हैं, हाव भाव का भी करते हैं। बचना चाहिए तो हमें पुस्तक के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि जब कहानी सुनाएंगे तो पुस्तक कहाँ से लेकर के आएंगे, तो डी ऑप्शन इसका जाएगा। अगला है फ्लैश कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या है ये फ्लैश जो है। देखिए दोस्तों जो फ्लैश कार्ड जो होता है ये शिक्षण अधिगम सामग्री के मुख्य 3 प्रकार की होती है। फ्लैश कार्ड जो है इसमें जो है क्या होता है, शिक्षण की एक वह अधिगम सामग्री है और ये जो है आपकी ये जो फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री के 3 उपागम होते हैं। कितने होते हैं, ये मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं देखिए, सबसे पहले होता है आपका दृश्य, ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका श्रव्य और अगला होता है आपका दृश्य एवं श्रव्य, दृश्य एवं श्रव्य। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका कि शिक्षण अधिगम कितने प्रकार का होता है। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रणाली होती हैं, जो सामग्री होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, दृश्य देखना, श्रव्य सुनना, दृश्य एवं सुनना देखना और सुनना। तो इसमें आया फ्लैश कार्ड। तो देखिए फ्लैश कार्ड का जो प्रयोग है वो दोस्तों आपके दृश्य के लिए किया जाता है, देखने के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला है सालमली। जो सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, जो सालमली वृक्ष है उसका प्रयोग किस ग्रंथ से होता है ये बता दीजिए। रघुवंशम, किरातार्जुनीयम या शिवराज विजयम या कादम्बरी से, किससे होता है। तो जब तक बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों जो आपकी ये जो है आपकी कादम्बरी जो है इसमें सबसे पहले जो कादम्बरी इसमें सबसे पहले आया है आपका रघुवंश। तो रघुवंश दोस्तों आपके कालिदास जी ने लिखा है। ये किसने लिखा है, कालिदास ने,
ठीक है, इसे याद कर लेना, कालिदास ने लिखा है। अगला है आपका किरातार्जुनीयम, ये आपका लिखा है भारवी ने, ठीक है, भारवी ने लिखा है। अगला है आपका शिवराज विजयम, तो शिवराज विजयम लिखा है आपका पंडित अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, ये आपका। और कादंबरी की दोस्तों आपको पता ही है, कादंबरी जो है बाणभट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने कादंबरी को लिखा है। और दोस्तों कादंबरी के अंतर्गत जिसमें चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है, जो कादंबरी बाणभट्ट ने लिखी है उसमें चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। तो बताइए आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपका कादंबरी। कादंबरी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। और कादंबरी में चंद्रापीड़ नाम के एक राजा थे, उनके 3 जन्मों का वर्णन हुआ है। अगला है पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गाय की सेवा की थी? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ या विश्वामित्र, किसकी की थी? तो देखिए दोस्तों, राजा दिलीप ने पुत्र प्राप्ति हेतु एक नंदिनी गाय थी, ठीक है, तो नंदिनी गाय की बहुत सेवा की थी। किसकी की थी? अगर क्वेश्चन में आ जाता राजा दिलीप ने किस गाय की सेवा की थी, तो वो की थी आपकी नंदिनी गाय की सेवा की थी, ठीक है। तो अब जो है दोस्तों, नंदिनी जब गाय की सेवा की थी तो किस ऋषि के आश्रम में की थी? तो वो की थी आपकी वशिष्ठ ऋषि के, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, गौ सेवा की। अगला है संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की कृति का नाम क्या है? कृति का नाम पूछा है। हितोपदेश है, मुद्रा राक्षस है, या शिशुपाल वधम है, या मृच्छकटिकम है, कौन सी है बताइए, फटाफट से बताओ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर जाएगा वो है आपका, इसमें जो पूछा हुआ है कि संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार के हितोपदेश है या कौन सा है, तो बताइए कौन सा जाएगा। आंसर दोस्तों आपका जाएगा संस्कृत में प्रसिद्ध विशाख दत्त, तो मुद्रा राक्षस। कौन सी है? मुद्रा राक्षस है दोस्तों। और मुद्रा राक्षस में जो है आपके 7 अंक है। इसके अंतर कितने हैं? 7 अंक हैं। इसमें अगर आ जाता है कि मुद्रा राक्षस में कितने अंकों का प्रयोग है, तो 7 अंकों का प्रयोग है। हितोपदेश जो लिखी है वो नारायण पंडित ने लिखी है। किसने लिखी है? नारायण पंडित ने ये हितोपदेश लिखी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपकी शिशुपाल वधम, तो शिशुपाल वधम दोस्तों आपकी माघ की है। किसकी है? माघ की। और मृच्छकटिकम आपकी शूद्रक की है। ये किसकी है? शूद्रक की, ठीक है। तो जो आंसर किसकी ओर जाएगा आपका? बी की ओर, मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण कितने हैं? मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण कितने हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार 8, 10, 5, 4 कितने हैं? तो दोस्तों आपके 10 लक्षण हैं। बी ऑप्शन सही है। मनुस्मृति के अनुसार जो है आपके 10 लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्माद विधानम, सूक्ति का संबंध किससे है? तो सूक्ति का संबंध किससे है ये बताना है आपको। बताइए किससे दिया गया है? सुभाषितम रत्नावली से, चंद्रापीड़ से दिया गया है, नीति शतकम से दिया गया है, वैराग्य शतकम से दिया गया है। किससे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों आपके, ये वाला जो है चंद्रापीड़ कथा से। किससे दिया है? चंद्रापीड़ कथा से दिया गया है। और दोस्तों चंद्रापीड़ कथा से जो अवतरित है उसमें नीति शतकम, वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम, ये तीनों ग्रंथ जो हैं ये आपके भर्तृहरि हैं। किसके हैं? भर्तृहरि हैं, जिनमें सत्कृतयी के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। चंद्रापीड़ की सूक्ति है ये वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है वो है, अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, कई एक बार आ चुका है। अर्जुन के धनुष का नाम आपको बताना है। पांचजन्य है, गांडीव है, या पाशुपत है, या पुष्पधन्वा है, ये बताना है आपको। बताइए, जब तक मैं बता देती हूँ आपको, आप इसका आंसर बताना। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है पांचजन्य, तो देखिए ये वाला जो धनुष था ये आपका श्री कृष्ण का था। किसका था? श्री कृष्ण का था, ठीक है। अगला दिया है आपका पाशुपत, तो पाशुपत जो था वो दोस्तों आपके पुष्पधन्वा का था, यानी कि कामदेव को, कामदेव का था ये वाला आपका पाशुपत जो था। कामदेव बोल देना, कामदेव आ जाता है तो कामदेव लिख देना, ठीक है, निशान लगा देना। या पुष्पधन्वा, क्या लिख देंगे आप? पुष्पधन्वा। नेक्स्ट दिया गया है आपका पुष्पधन्वा, ठीक है। अगला दिया गया है आपका जो है
वो है आपका गांडीव। तो गांडीव किसने दिया है बताइए, फटाफट से बता दीजिए कौन सा है ये वाला हो गया पांचजन्य, आपका कृष्ण भगवान का हो गया, ठीक है। और आपका ये पाशुपत्र जो है ये दिया था शंकर ने अर्जुन से प्रसन्न होकर के दिया था। तो ये जो है आपका पांचजन्य शंख श्री कृष्ण का है, ठीक है। पांचजन्य शंख किसका होगा, श्री कृष्ण का। और ये गांडीव जो है ये हो गया आपका अर्जुन का। गांडीव किसका है दोस्तों, देखो समझ में नहीं आया तो अच्छी तरीके समझ लेना। पांचजन्य धनुष जो है वो कृष्ण भगवान का है, गांडीव जो है ये अर्जुन के लिए जाता है। और आपका पाशुपत जो है ये वाला जो है शंकर ने अर्जुन से प्रसन्न होकर के पाशुपत्रार्थ प्रदान किया था, ठीक है। किसे प्रदान किया था, अर्जुन से, शंकर ने अर्जुन से प्रसन्न होकर के किया था। और अगला जाता है आपका पुष्प धनवा, ये जो आपको कामदेव के लिए जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अर्जुन का धनुष किसका हुआ, गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम है आपका गांडीव, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आई होप दोस्तों आपकी संस्कृत बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर जो भाई बहन अभी नए हैं जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है बनाने में और हम चाहते हैं कि हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिका अच्छे नंबरों से अपना यूपी टेट क्वालिफाई करें और सुपर टेट में बैठें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले आपके मॉडल पेपर के साथ में, बने रहिए आदर्श करियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद।